नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी आलोक कुमार सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग घटना सार की जो वार्षिकी आई हुई है, वर्ष भर का करंट अफेयर अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का कवर किया गया है इस पत्रिका में। और इसकी महत्ता आप सब लोग जान रहे हैं, सर्वविदित है। और हाँ साथियों, ये जो करंट अफेयर है आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, फिर चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या फिर कोई अन्य परीक्षा। सभी स्टेट पीसीएस कवर होंगे और साथ ही जो और एक दिवसीय परीक्षाएं वो भी कवर होंगी। 14 मई को पीसीएस का प्री है। लगे रहिए, मेरे साथ लगे रहिए साथियों। प्री और मेंस को साथ साथ लेके चलिए। लगभग 3 महीने पहले केवल प्री पे फोकस हो जाइएगा, काम हो जाएगा। मैं भी साथियों इसी रणनीति पे काम कर रहा हूँ और आपके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी क्वालिफाई करूँगा। और एक बात और है ध्यान देने वाली कि अपनी स्टडी से समय निकाल के आपके लिए ये हैंड रिटन कंटेंट देता हूँ, जिसका मैं खुद गवाह हूँ और हमारे कई साथी भी गवाह हैं जो हमको फॉलो करते हैं और जिन्होंने पीसीएस प्री निकाला है पिछली बार का 2022 का। तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो समझिएगा। तो साथियों कितना महत्वपूर्ण है ये कंटेंट और कितनी शिद्दत और लगन से तैयार करता हूँ आपके लिए। इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और उतनी ही शिद्दत से आपके प्रति समर्पित भी हो पाऊँगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। यूनेस्को की अंतिम सूची में भारत के 3 स्थल शामिल किए गए हैं दोस्तों। अंतिम नहीं है, याद रखना है, अनंतिम है, अंतिम से पहले वाली 3 स्थल शामिल किए गए। ये जब सूचीबद्ध हो जाएंगे, इनको परमिशन मिल जाएगी तो ये स्थायी हो जाएंगे, अंतिम सूची में पहुंच जाएंगे। तो साथियों कौन कौन से 3 सांस्कृतिक स्थल हैं भारत के? तो सूर्य मंदिर मोढेरा का है, जी हाँ, गुजरात में है। एक सूर्य मंदिर दोस्तों और है कहाँ? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कहाँ? उड़ीसा में। दूसरा साथियों वडनगर, जी हाँ, गुजरात का एक नगर है दोस्तों। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म स्थान भी है, गुजरात में स्थित हैं दोनों, मोढेरा और वडनगर दोनों गुजरात में ही हैं, याद रखना है। और साथियों तीसरा जो स्थल है उनाकोटी, जी हाँ, ये राक कट मूर्ति मतलब चट्टानों को काटकर मूर्ति निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर चट्टानों को काटकर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और सवाल बनता है किस भगवान से संबंधित हैं ये मूर्तियाँ? तो भगवान शिव को समर्पित हैं ये मूर्तियाँ। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? त्रिपुरा में स्थित हैं। और साथियों इसको अंकोरा बाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। किसको? उनाकोटी को, याद रखना है। विकल्प में तमिलनाडु भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उनाकोटी त्रिपुरा में है। अंकोरा बाट का मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, कंबोडिया में। राजधानी साथियों नामपेन, नामपेन है कंबोडिया की राजधानी। दोस्तों मैं अपने इनपुट भी इसमें डाल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें घटना सार में छूटी हुई हैं, हालांकि बहुत इन्होंने अपग्रेड किया, एकदम खुद को मारक बनाने में ये प्रयासरत हैं घटना सार वाले। और इस बार कई टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो इसका उल्लेख करते हैं अपने इंटरव्यू में। तो इसी वजह से इसकी कीमत भी इन लोगों ने बढ़ा दी है पहले की तुलना में। खैर कंटेंट भी अच्छा किया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए तो मैं निचोड़ के देता ही रहूँगा और अपने इनपुट भी देता हूँ। लेकिन हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 साथियों एक और पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान में कितने स्थल जो हैं शामिल हो चुके हैं यूनेस्को की अंतिम सूची में? तो साथियों 40 स्थल शामिल हो गए हैं, याद रखना है। 40वां कौन सा है? धौलावीरा, जी हाँ, धौलावीरा, धौलावीरा, जी हाँ साथियों, ये जो है सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। ये 40वां स्थल है, याद रखना है। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 साथियों कौन सा देश, किस देश के वैज्ञानिक साइंस के क्षेत्र में कितना रिसर्च कर रहे हैं, कितने रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, और उनकी संख्या के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है देशों को।
और उसमें जो है यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है हमको। फिर है जीआई टैग दोस्तों, क्यों चर्चा में है? गमोसा को दिया गया है। जी हाँ, 5 सालों से साथियों ये अप्लाई किए बैठा है और अभी तक इसको और जीआई टैग नहीं मिल पाया था, लेकिन अब मिल गया है। जी हाँ, असम का एक परिधान है दोस्तों, ये जो है एक रूमाल होता है, उस पे जो है बढ़िया से कलाकारी दिखाई गई होती है, जो स्थानीय हस्तशिल्प होते हैं उनके द्वारा। तो ये परिधान है दोस्तों, रूमाल की तरह, तौलिया की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा साथियों, गमोसा या गमोचा भी इसको कहते हैं। दूसरा है तंदूर रेड ग्राम, जो कि तेलंगाना में है। और तीसरा है खुबानी, जो कि लद्दाख में है। ये दोनों खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों, खाए जाते हैं। तो गमोसा, गमोछा, इसको जोड़ दीजिएगा, अपने भारत में चलता है, उत्तर भारत में अंगौछा, अंगौछा गमौछा, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। जीआई टैग की बात करें तो 2003 में साथियों जो है ये लागू हुआ था, एक्ट बना था 1999 में। ये इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपको बता रहा हूँ। और पहली बार 4 में चाय के लिए दिया गया था, 2004 में चाय के लिए दिया गया था, याद रखना है, पहली बार जीआई टैग। फिर है चुनाव, देख लेते हैं साथियों। 2 चुनाव हुए हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, पहले हम लोग गुजरात की बात करेंगे। 182 सीटें हैं साथियों यहाँ पर विधानसभा की, और 156, कैसे याद रखेंगे? 182 सीटों की संख्या को साथियों, हाइट जो है उसकी, किसकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी की 182 फीट है, 82 मीटर है। देख लीजिएगा मीटर है कि फीट है, जहाँ तक है मीटर ही है। 182 मीटर उसकी हाइट है और 182 ही इसकी विधानसभा सीटें हैं। याद रखना है, विधानसभा सीटों को एकजुट कर रहा है, यूनाइट कर रहा है कौन? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सभी को इकट्ठा। और बीजेपी जो कि 56 इंच के सीने की घोषणा करती है अपने, तो उसका सीना जो है 56 से बढ़ के 156 हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, 182, 156। इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथियों 17 सीटें प्राप्त हुई हैं और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। गुजरात और बीजेपी ने जो है गुजरात में 6ठी बार सरकार बनाई लगातार, और अब तक का सबसे बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, याद रखना है। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? भूपेंद्र पटेल को। इन्होंने राज्यपाल को मेंशन नहीं किया था, तो आचार्य देवव्रत जो हैं वो राज्यपाल हैं, याद रखना है। फिर बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर कुल सीटें हैं 68 और 40 प्राप्त हुई हैं किसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जी हाँ, बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने में असफल रही, उसको 25 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। और आम आदमी पार्टी जो है, जिससे लोगों को उम्मीदें थीं, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। शून्य रहा है। सुखविंदर सुक्खू जो हैं दोस्तों यहाँ के सीएम बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर जो हैं राज्यपाल हैं, याद रखना है। PSLV C-54 दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसरो का ये आखिरी मिशन है। कब? 2022 में, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है भैया। 9 उपग्रह इसने लॉन्च किए हैं, PSLV C-54 ने। रॉकेट है दोस्तों। EOS-6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। साथ ही INS-2B, ये याद रखना है दोस्तों, भारत और भूटान दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, और यह भारत के साथ साथ भूटान को भी सेवा प्रदान करेगा। तो INS-2B सहित 9 उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए PSLV C-54 ने, याद रखना है। विक्रम-S दोस्तों क्या है? भारत का निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट। जी हाँ, अभी तक जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के थे, सरकारी थे, लेकिन अब जो है 18 नवंबर, ये डेट भी याद रखिएगा, 18 नवंबर को विक्रम-S नाम का रॉकेट लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या रखा गया था? प्रारंभ नाम रखा गया था साथियों, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, और इसरो ने इसको प्रक्षेपित किया, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है दोस्तों। फुल फॉर्म इसकी स्काई रूट कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया था। और ये जो है एक स्टार्टअप है, कहाँ स्थित है? HBD बोले तो हैदराबाद में। ऐसे ही एक स्टार्टअप है दोस्तों अग्निकुल, इसने भी घोषणा की है कि ये अग्निबाण नामक रॉकेट को भेजेगा। बात करें स्काई रूट की,
अग्निबाण को हाल फिलहाल में भेजेगा, 2023 में ही भेजेगा अग्निकुल। और साथियों स्काई रूट ने 3D रॉकेट इंजन का निर्माण किया है हाल में, इसलिए भी ये चर्चा में था, याद रखना है। तो भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? रोहिणी, जो कि देसी था, सार्वजनिक रूप से भेजा गया था। लेकिन अब जो है दोस्तों 18 नवंबर 2022 को निजी रॉकेट भेजा गया है। तो ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, जी हाँ, एक समझौता हुआ है दोस्तों, किसके बीच? भारत और जर्मनी के बीच। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबाख के बीच समझौता हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? काम और यात्रा को बढ़ावा देना। दोनों देशों में काम के लिए यहाँ से जाएंगे प्रवासी, यात्रा करना भी उनके यात्रा को भी उनके लिए सुलभ बनाया जाएगा, और परस्पर जो विचार हैं उनको भी साझा किया जाएगा ताकि अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। इस तरह से व्यापक प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौता भारत जर्मनी के बीच हुआ है। ऐसे ही सवाल पूछा जाए किन दो देशों के बीच हुआ है, तो याद रखना है। G20 लोगो और थीम लॉन्च हुई है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नहीं से आइए। लोगो साथियों क्या है? कमल है, कमल में 7 पंखुड़ियां हैं साथियों। ये 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों की द्योतक हैं। ऐसे ही जो स्वर हैं 7 उनकी भी द्योतक हैं, याद रखना है। इसकी थीम दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम है, अथवा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, OEOF है। जी हाँ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको लिया कहाँ से गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ये भी याद रखना है। www.G20.in वेबसाइट भी लॉन्च की है मोदी जी ने। G20 इंडिया नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है माफ कीजिएगा। और बात करें साथियों, जो शेरपा हैं इसमें भारत के, वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। इन्होंने नहीं दिया था पत्रिका में, अमिताभ कांत, याद रखना है। पूर्व CEO रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के, अमिताभ कांत। और समन्वयक कौन है साथियों? हर्षवर्धन श्रृंगला, याद रखना, हर्षवर्धन श्रृंगला समन्वयक हैं। डोनी पोलो मित्रों क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, याद रखना है। इसका पहले नाम होलोंगी था, याद रखना है। मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया। फिर है बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल गिर सकता है, फोर्ब्स 100, जी हाँ, फोर्ब्स पत्रिका ने 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, उसमें प्रथम स्थान उर्सुला वान को मिला है साथियों। ये यूरोपियन आयोग, जी हाँ, ई का मतलब यूरोपियन है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं साथियों। दूसरा स्थान क्रिस्टीन लेगार्ड को मिला है। वो कौन है साथियों? जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी अध्यक्ष हैं। बात करें भारत का कौन है इसमें, तो 36वां स्थान पाने वाली भारत की वित्त मंत्री NS बोले तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और साथियों किसने किसने इसमें जगह बनाई है? माधवी पुरी बुच ने जगह बनाई है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। साथ ही सोमा मंडल, सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, इन्होंने भी जगह बनाई है। एक और साथियों जिनको मृत्युपरांत इसमें शामिल किया गया, एक महिला है, महसा अमीनी नाम है साथियों इनका। ईरान में इनकी मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में, तो इनकी मौत को लेकर आंदोलन चलाया महिलाओं ने, इसी लिए इनको जो है इसमें शामिल किया गया, महसा अमीनी को। जी हाँ साथियों, वहाँ की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, किस लिए? क्योंकि इन्होंने टाइट कपड़े पहने हुए थे। तो महिलाएं जो हैं सड़क पे आ गईं, बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई और आंदोलन को इन्होंने शुरू कर दिया। फिर है साथियों गपाई, जी हाँ, गपाई क्या है साथियों? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? जब मशीनें मनुष्य की तरह काम करने लग जाएं तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे साथियों हम बोलते हैं और मोबाइल फ़ोन टाइप कर लेता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। ऐसे ही एलेक्सा आपने नाम सुना होगा, वो भी सारे फंक्शन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही अंजाम देती है सारे फंक्शनों को। अध्यक्षता साथियों प्राप्त हुई है भारत को, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। गपाई है क्या साथियों 25 देशों का एक समूह है, 2020 में बना है। किस लिए, क्या उद्देश्य है इनका?
इस समूह का उद्देश्य क्या है साथियों? अपने अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में, फिर चाहे स्वास्थ्य हो, फिर चाहे शिक्षा हो या खनन हो, चिकित्सा हो, इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारत ने साथियों लक्ष्य रखा है 2035 तक अपनी अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत 967 बिलियन डॉलर की रकम जोड़ेगी, इजाफा करेगी, ऐसा इसने लक्ष्य रखा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, जी हाँ साथियों, ये समुद्र तटों को दिया जाता है जो तट सर्वाधिक स्वच्छ होते हैं और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। वहाँ पे शौचालय की सुविधा होती है, सफाई वगैरह की सुविधा होती है और लोगों के ठहरने की इत्यादि मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो उसी के आधार पे ये प्रमाण पत्र दिया जाता है साथियों। तो इस बार किसे दिया गया? लक्षद्वीप को दिया गया। मिनी काय थुंडी बीच है वहाँ पर, और दूसरा कदमत बीच, इन 2 बीचों को दिया गया जो कि लक्षद्वीप में स्थित हैं। भारत में अब कुल कितने हो गए हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले तट? 12, याद रखना है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क का दोस्तों एनजीओ है, उसके द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। LBM-3M2 क्या है दोस्तों? लॉन्च व्हीकल है, फुल फॉर्म इसकी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसरो का सबसे भारी रॉकेट है साथियों। पहले इसका नाम क्या था? GSLV मार्क 3 नाम था, अब इसका नाम LBM-3M2 कर दिया गया है। अब जो है साथियों, क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि इसने पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी और 36 उपग्रह लेके ये उड़ा साथियों, सैटेलाइट व्हीकल रॉकेट। और ये 36 उपग्रह किसके थे? OneWeb के। जी हाँ, भारतीय जो साथियों एयरटेल की एक कंपनी है, भारती करके नाम है उसका, वो और एक ब्रिटिश कंपनी, दोनों की संयुक्त कंपनी है OneWeb, उसी के 36 उपग्रहों को लेकर उड़ा ये रॉकेट और सफलतापूर्वक कक्षाओं में स्थापित किया LBM-3M2 ने, याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से आ सकता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण भी उसी के द्वारा जारी किया जाता है। मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, याद रखना है। सबसे स्वच्छ शहर, जी हाँ साथियों, पहले हम 1 लाख से अधिक वाले शहरों में देखेंगे सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो इंदौर है, 6ठी बार लगातार प्राप्त हुआ इंदौर को। दूसरे स्थान पर सूरत है गुजरात का, इंदौर कहाँ है? MP में, याद रखना है। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी, कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखना है। फिर सबसे स्वच्छ गंगा शहर, जी हाँ, जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, उनमें साथियों सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा? हरिद्वार। दूसरे नंबर पर हमारा वाराणसी है, याद रखना है। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर दोस्तों बिजनौर है, ये भी यूपी में है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कचरा मुक्त शहर साथियों कौन है? इंदौर, इसको दर्जा दिया गया है, 7 स्टार रेटिंग भी दी गई है इसको। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों 2016 में हुआ था। इंदौर क्यों चर्चा में साथियों? क्योंकि 9 जनवरी 9 से 11, अचूक मारक सामग्री क्लास में हम पढ़े हैं, 9 से 11 जो है यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, सम्मेलन का आयोजन हो रहा है इंदौर में, याद रखना है। गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर इस बार अतिथि हैं, याद रखना है। फिर दोस्तों नागपुर मेट्रो क्यों चर्चा में? महाराष्ट्र में है, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाया इसने और इसका गिनीज बुक में नाम इसीलिए दर्ज हो गया है। वायडक्ट क्या है साथियों? पुलों की श्रृंखला, कई पुल बने होते हैं। डबल डेकर का मतलब साथियों नीचे रोड होगी और ऊपर ट्रेन होगी, ऊपर नीचे मतलब स्तंभों पर टिका होगा। आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो जैसे बनती है शहरों में, तो मेट्रो पर तो केवल ट्रेन चलती है, जिस तरह से बनती है संरचना उसकी। लेकिन साथियों इसमें क्या होगा? नीचे पिलर होंगे, इसके ऊपर सड़क होगी, फिर उसके ऊपर ट्रेन होगी, ट्रेन की लाइन होगी, तो इसी को कहते हैं डबल डेकर। तो नागपुर मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर वायडक्ट बनाने वाली मेट्रो बनी है।
यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया है। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया। क्यों साथियों? क्योंकि इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब इसका फिर से रंग रोगन हो रहा है। जहाँ पर भी ये क्षतिपूर्ण था, क्षतिग्रस्त था, उसको सही किया जा रहा है। तो जो प्रक्रिया है अपनाई जा रही है वह ऐसी प्रक्रिया है जो अन्य स्थल हैं उनके लिए भी एक नज़ीर पेश कर सकती है। तो एक मानक तैयार कर रहा है। कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का जीर्णोद्धार। तो इसीलिए इसको यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया है, याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण साथियों केंद्र ने लॉन्च किया है। लखनऊ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज है। ओवरऑल रैंकिंग में जो है यूपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, याद रखना है। इनकोवैक दोस्तों क्या है? दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाया है, हैदराबाद में स्थित है साथियों। इसने कोवैक्सीन भी बनाया, याद रखना है, कोवैक्सीन भी बनाया है साथियों। इनकोवैक क्या है? नेजल वैक्सीन है, बूस्टर वैक्सीन है और 18 साल से ऊपर वाले लोगों को दी जाएगी, याद रखना है, उम्र पूछी जा सकती है। कक्कस क्या है दोस्तों? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जी हाँ, नाम से विदित है। कार्बन को कैप्चर करेगा, उसका प्रयोग करेगा और उसका भंडारण करेगा। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। इस काम के लिए कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। किसने? नीति आयोग ने बनाया है, याद रखना है। उद्देश्य क्या है? वही कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, ताकि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में दोस्तों चाइना प्रथम स्थान पे, यूएसए सेकेंड स्थान पे और इंडिया अपना तीसरे स्थान पे है, याद रखना है। तभी साथियों हम 2070 तक जो लक्ष्य हमने रखा है नेट कार्बन जीरो एमिशन का, उसको प्राप्त कर पाएंगे। पहली हाइपर स्केल डेटा सेंटर साथियों क्या नाम है उसका? योट्टा D1। कहाँ साथियों बनाया गया है? उसका लोकार्पण योगी ने किया है। कहाँ बनाया है? ग्रेटर नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। हीरानंदानी ग्रुप ने इसको बनाया है। मदद किसकी ली है? योट्टा कंपनी की मदद ली है, याद रखना है। योट्टा कंपनी मुंबई की है, उसकी मदद ली है। तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है साथियों, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, यही इसका उद्देश्य है। हैदराबाद क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि ग्रीन सिटी अवार्ड इसको 2022 प्राप्त हुआ है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि पर्यावरण के प्रति उसको स्वच्छ रखने में ये बहुत अच्छे कदम उठा रहा है, प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। तो पर्यावरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? सुबनसिरी जिले में। एक्वा पार्क साथियों क्या होता है? एक्वा का मतलब जल से होता है। आप लोग पानी की बोतल भी देखे होंगे, एक्वाफिना नाम होता है उसका। तो साथियों जलीय जीव जो होंगे उस पार्क में निवास करेंगे, ऐसा पार्क है ये पहला। कहाँ? सुबनसिरी जिले में, याद रखना है। फिर है भारत, फिर क्यों चर्चा में दोस्तों? क्योंकि पहली छमाही में सौर ऊर्जा से 4.2 बिलियन डॉलर की बचत की है भारत ने। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि जो ऊर्जा, जैसे बिजली निर्माण अगर किया जा रहा है तो उसमें कोयला इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या हुआ, सौर ऊर्जा का इतना उत्पादन कर दिया गया कि उस बिजली का स्थान उसने ले लिया। किसने? सौर ऊर्जा ने। तो क्या हुआ, कोयले की खपत कम हुई तो बचत हो गई 4.2 बिलियन डॉलर की, याद रखना है। फिर है राष्ट्र, फिर से साथियों मैंग्रोव अलायंस। जी हाँ, भारत इसका सदस्य बना है। मैंग्रोव आप लोग जान ही रहे हैं, एक वनस्पति होती है जो खारे जल में उपजती है, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यूएई और इंडोनेशिया ने इसका निर्माण किया साथियों। कहाँ? शर्म अल शेख में। जी हाँ, शर्म अल शेख साथियों कहाँ है? मिस्र में है, मिस्र में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ, COP27 का आयोजन हुआ, वहीं पर इसका निर्माण हुआ। किसने किसने किया? यूएई और इंडोनेशिया ने, याद रखना है। सदस्य कौन कौन से हैं? जस्सी और यूएई, याद रखना है। जे का मतलब जापान, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, एस का मतलब स्पेन और दूसरी एस का मतलब जो है साथियों
क्या एक छूट रहा है क्या? जस्सी यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इंडोनेशिया, इंडिया, यूएई। देख लीजिएगा साथियों, ये ट्रिक बनाया है मैंने। फिलहाल ये देश याद रखिएगा, यूएई भी इसका हिस्सा है, याद रखना है। फिर है उद्देश्य साथियों, क्या है इसका? मैंग्रोव के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। साथियों मैंग्रोव जो है उसको कार्बन सिंक कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन के अच्छे अवशोषक भी हैं। साथ ही साथियों इनकी जड़ें जो हैं गहरी होती हैं और घनी होती हैं, जो तटीय क्षेत्रों की बाढ़ से, सुनामी जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे रक्षा करती हैं। इसका मैंने ट्रिक बनाया साथियों, जस्सी और यूएई ने गठबंधन किया। तो ये डबल एस जो है उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, कुछ चूक हुई है, देख लीजिएगा। फिलहाल ये जो देश हैं, जी हाँ याद आ गया साथियों, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, एक और इसमें शामिल कीजिएगा श्रीलंका। ठीक है, तो जस्सी और यूएई ने गठबंधन बनाया, किसका? मैंग्रोव का, मैंग्रोव अलायंस किसने बनाया? जस्सी और यूएई ने। ट्रिक है साथियों, मैंने बनाया है, आप अपने स्तर से याद रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ममलूह गुफा, जी हाँ, कहाँ है? मेघालय में है। भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल किया गया है इसको, जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की सूची है उसमें इसको शामिल किया है। क्या होगा इसका साथियों? अब यहाँ पर रिसर्च और अनुसंधान, रिसर्च की जाएगी और उससे जो है पृथ्वी की आयु हो गई, उसकी संरचना हो गई, या फिर मौसम हो गया, मानसून हो गया, इस पे रिसर्च की जाएगी। इन सब कामों के लिए इसको अनुकूल पाया गया, इसीलिए इसको भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल किया गया। किसको? ममलूह गुफा को। कहाँ स्थित है? मेघालय में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, जो जीव जंतु हैं उनका डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। भारत का पहला है, कहाँ? फरीदाबाद में बनाया गया। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। ब्रह्म जो है यहाँ पर, ब्रह्म नाम का सुपर कंप्यूटर यहाँ पर, एससी का मतलब सुपर कंप्यूटर है, इसको तैनात किया जाएगा। शोधकर्ता जो हैं भारत के किसी भी क्षेत्र से शोधकर्ता की पहुंच में या रहेगा, कोई भी शोधकर्ता एक्सेस कर सकता है, वहां पर जाके सूचना पा सकता है, संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। कटरमैन दोस्तों क्या? हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत है साथियों, हाइड्रोजन ईंधन का यह इस्तेमाल करेगा। आप लोग जान ही रहे हैं हाइड्रोजन ईंधन क्या होता है साथियों। इसके दहन से जो है धुआं नहीं निकलता, वाष्प निकलती है, धुआं की बजाय वाष्प निकलती है, अर्थात कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। और हाइड्रोजन ईंधन बनता कैसे साथियों? जल के विद्युत अपघटन से इसका निर्माण किया जाता है, याद रखना है। तो ऐसा ही कटरमैन नाम का एक पोत बनाया जाएगा, देश का पहला होगा। किसके लिए? वाराणसी के लिए बनाया जाएगा। तो इसके लिए कोचीन शिपयार्ड, जो कि केरल में एक जहाज बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। आपके लिए बता दूं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है, स्थित है, याद रखना है। पूछ लिया जाता है, जीएस में पूछ लिया जाता है दोस्तों, इन्होंने इसमें नहीं दिया था। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक हुई साथियों। डीएल का मतलब दिल्ली में, एमबीआई का मतलब मुंबई में। इसमें क्या निर्णय लिया गया? भारत जो है, जो आतंकवाद निरोधी जो भी अभियान चलाए जाएंगे यूएनओ की तरफ से, उसमें जो है $5 लाख का योगदान करेगा। सीधे पूछा जा सकता है कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है भारत ने, याद रखना है। दूसरा सवाल, बैठक कहाँ हुई? स्लेंडर लॉरिस दोस्तों क्या है? तमिलनाडु ने इसके लिए अभयारण्य घोषित किया है, देश का पहला अभयारण्य स्लेंडर लॉरिस के लिए। एक स्तनधारी, छोटे स्तनधारी होते हैं स्लेंडर लॉरिस दोस्तों, पेड़ पर निवास करते हैं। आईयूसीएन ने अपनी रेड डेटा बुक में इसको लुप्त प्राय घोषित किया है, याद रखना है। फिर एक गंगा विलास दोस्तों क्या है? एक क्रूज सेवा है, जैसी टाइटैनिक थी दोस्तों। ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबा रूट तय करेगी, 3200 किलोमीटर का। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, वाराणसी से चलेगी और डिब्रूगढ़ को जाएगी साथियों, डिब्रूगढ़ और वाराणसी को जोड़ेगी।
जोड़ा जाएगा गंगा विलास के तहत। एक क्रूज सेवा है। इतनी यात्रा तय की जाएगी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में स्थित है, याद रखना है। मौज मस्ती सारी सुख सुविधाएं, लगभग 2 महीने की यात्रा है दोस्तों, और मज़ा लेने के लिए पर्याप्त है। जा सकते हैं आप लोग, समय आपके पास हो तो। और वैसे तो मैं नहीं कहूँगा भैया, 14 मई को पेपर है, अभी से नहीं लगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मजाक के तौर पे लीजिएगा उसको, अभी कुछ नहीं हो सकता, ये सब लगना पड़ेगा भाई। हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली क्यों चर्चा में दोस्तों? क्योंकि डेटा सेंटर बाजारों में शामिल होने वाले नगर बने हैं भारत के, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। साथियों, डेटा सेंटर का एक बाजार काम करता है। वहाँ पर क्या है साथियों, सभी व्यापार से संबंधित और जो भी व्यवसाय हैं उनसे संबंधित डेटा जो हैं रहते हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं क्षेत्रों में। तो ऐसे बाजार जो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में कई शहर शामिल किए गए हैं। तो ऐसे ही 3 जो शहर हैं अपने भारत के शामिल किए गए हैं, याद रखना है। दक्षिण भारत का पहला साथियों, वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई मार्ग पे शुरू की गई है, याद रखना है। विश्वास स्वरूपम दोस्तों क्या है? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। नाथ द्वारा, जी हाँ, राजस्थान में स्थित है नाथ द्वारा। वहाँ पर इसका अनावरण किया अशोक गहलोत ने, ये भी याद रखना है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी दोस्तों, अयोध्या में इसका अनावरण योगी जी ने किया है। स्वामी रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है, ये भी याद रखना है। फिर है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की ये प्रतिमा है, मोदी जी ने इसका अनावरण किया, याद रखना है। राम बी सुतार, जी हाँ, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है, बनाया है, उन्होंने इसे भी बनाया, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को भी। कांस्य से निर्मित है, ये भी याद रखना है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि एमपी में गठन को मंजूरी दे दी गई है, किसके द्वारा? एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जी हाँ, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और भारत में जो चीता हैं उनके संरक्षण और संवर्धन पे काम करना इसका उद्देश्य था। पन्ना का पूरक बनेगा, कैसे साथियों? पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, हाल ही में नामीबिया से चीते लाए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है साथियों, केन और बेतवा नदी को जब जोड़ा जाएगा तो पन्ना का एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो साथियों, संकट आ जाएगा चीतों के लिए। तो इसी को पूरा करने के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व को गठित करने की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। और हाँ साथियों, केन बेतवा लिंक के लिए जो है बजट में 2022-23 में 44,605 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये भी याद रखना है। ऐसा ही साथियों, एक चौथा टाइगर रिजर्व बना है यूपी में, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है यूपी का। तो अब यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं इसके सहित अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। 4 हो गए हैं, चारों को याद रखना है, विशेषकर यूपी वाले। बायो एनर्जी प्लांट दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा संगरूर, जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा? पराली को खाद में कन्वर्ट करेगा, याद रखना है। फिर है सक्रिय भूमि जल संसाधन रिपोर्ट दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको जारी किया है। जान रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं भारत के। रिचार्ज जल का 60% निकाला गया 2022 में। रिचार्ज जल बोले तो साथियों, जो भूमि की सतह से भूमि के गर्भ में गया जल, तो जो टोटल गया जल है उससे 60% निकाला गया है। तो इसका उद्देश्य, इसका मतलब क्या है? 40% अभी भी रह गया है। तो इसका एक और अर्थ क्या होगा कि जितना जल निकाला जा रहा है उससे अधिक जल जो है भंडारित किया जा रहा है ज़मीन में। अब पता नहीं कैसे भंडारित हो रहा है साथियों, कैसी रिपोर्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। वार्षिक भूमि जल रिचार्ज जो है साथियों, मतलब भूमि के अंदर जल पहुंचता है कितना? 437 अरब मीटर क्यूब, याद रखना है। और उसका दोहन कितना होता है? मात्र 60%। कितना? 240 अरब
मीटर क्यूब याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितना निकाला जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, परसेंट में पूछा जा सकता है, और इस तरह से आयतन में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक उसका ऊपर दे रखा है यहाँ पर। और टारगेट करंट AK 1 to 3 उसको ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। धन्यवाद।